गुड मॉर्निंग गाइज। दोस्तों सबका यूपीएससी सिविल स्फेयर में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग जानते थे पिछला जो क्लास था हम लोग का वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का था। तो आज हम लोग का PYQ का, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग शुरू किए कि एक दिन PYQ रहेगा और एक दिन करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। PYQ में करना क्या है दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कब पूछा गया था, ये 2025 को पूछा गया था, ठीक। तो अगर ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है 2025 को पूछा गया था, ये जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पहले डिटेल से जानेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल से जान लेते हैं। और उसके बाद क्या करना है कि जो कमेंट बॉक्स रहेगा ना नीचे में, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को 2 लिंक दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को नीचे जब कमेंट बॉक्स में आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को 2 लिंक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो 2 लिंक दिया जाएगा उसमें आप उसमें आप लोग, तो आप लोगों को जो करना है दोस्तों, जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स खोलिएगा, ठीक है, जैसे आप लोगों को पहले ये क्लास देख लेना, अच्छे से समझ लेना। अगर मान के चलिए आप लोगों को डिटेल कैसे करना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ डिटेल से समझाऊँगा, ठीक है। ये जो कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है इसको हम डिटेल से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया इसका, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि क्या डाउट है, और नहीं तो गूगल से जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हो जाएगा इसे, तो गूगल में आप लोगों को जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा कवर हो जाएगा इसी में। तो लेकिन उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, काम करना है, कमेंट बॉक्स में नीचे जाना, वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, एक लिंक रहेगा क्वेश्चन का और एक लिंक रहेगा आंसर का। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन वाला लिंक ओपन करना है, ठीक है। करीबन हर PYQ में 7 से 10 क्वेश्चन इसी तरह के कुछ रहेंगे, ठीक है। तो उसको करने के बाद, क्वेश्चन ओपन करने के बाद आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर है, जैसे मान के चलिए अगर 1 का B होगा तो इस तरह से कर करके लिख लेना, ठीक है। 1 का 2 का C होगा तो इस तरह से करके आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर उसी का नीचे एक और लिंक दिया रहेगा जो आंसर का लिंक रहेगा, ठीक है। उसको ओपन करके आंसर ओपन कीजिएगा और मैच कीजिएगा कितना सही है कितना नहीं है। अब बात यहाँ पे ये है कि सही कितना करना। देखिए आप लोग को तो अभी जस्ट अगर कंसेप्ट समझेंगे तो ऐसे तो आप लोगों को लगभग 100% सही करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को एक सेफ जोन बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग क्लैरिटी होते जाएगा। वो जोन रहेगा 80 से 85 के बीच, ठीक है। लगभग 80 से 85 के बीच में आप लोग क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। तो मान के चलिए जैसे 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन में कन्फर्म आप लोगों को 8 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन कोशिश कीजिए सही करने का, ठीक। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब सीधा क्वेश्चन में चलते, ठीक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ये कब का क्वेश्चन है, ये 2025 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब रिजर्व बैंक का जो इनकम है वो कैसे करता है। फर्स्ट में बोल रहा है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दूसरा में बोल रहा है बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, तीसरा में बोल रहा है पेंशन एंड मैनेजमेंट, चौथा में बोल रहा है लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, और पांचवा में बोल रहा है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ठीक है। तो हो सकता है अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, लेकिन जब आप लोग क्लास पूरा देख लेंगे तो आप लोग ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन, ठीक। आइए देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। देखिए अ बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट इन विच द इशूअर बोरोज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर एंड प्रोमिसेस टू repay the principal amount on maturity along with the periodic interest। तो देखिए बॉन्ड क्या है दोस्तों, कि बॉन्ड एक तरह का आप ये बोल सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि दिया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा किसी को, जो कि दिया जाता है। तो उससे क्या होता है ना कि जैसे कि मान के, अब जैसे कि एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा दे रहे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मोस्टली जो बॉन्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए कि जो गवर्नमेंट है, अब हमारा जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, मान के चलिए उसे डेवलपमेंट के लिए अब पैसे चाहिए, ठीक है। अगर उसे डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि अगर उसे 100 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, तो वो 100 करोड़ अगर उसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, वो बॉन्ड इशू कर देगी गवर्नमेंट हमारी, ठीक है। वो बॉन्ड इशू कर देगी, मतलब एक प्रॉमिस करेगी सबसे कि जो भी ये 100 करोड़ का बॉन्ड, मतलब एक ही बॉन्ड नहीं खरीदेगा 100 करोड़ का, सब अलग अलग जितना खरीद पाएंगे खरीदेगा, उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा
100 करोड़ में उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा और उसके बाद क्या होगा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा मैच्योरिटी में। ठीक है, तो मान के चलिए 100 करोड़ है, अगर इंटरेस्ट कितना के आसपास होता है, अगर मान के चलिए जो गवर्नमेंट अगर 100 करोड़ का बॉन्ड इशू की है तो इसमें इंटरेस्ट लगभग कितना लगता है, तो देखिए दोस्तों ऐसे तो इंटरेस्ट लगभग 7 के आसपास लगता है। ठीक है, तो जैसे ये 100 करोड़ है, अगर 100 करोड़ सरकार बॉन्ड बेच रही है तो इसको सालाना 7% का ब्याज देना पड़ेगा। तो 7% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका 7 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7%? 7 करोड़। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे आइए देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल से भी दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड अगर 7% में करती है और आप लोग उसे 1 लाख में ख़रीद लिए। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा पर ईयर? 7,000 रुपया पर ईयर इंटरेस्ट बनेगा और 10 साल बाद आपका ये भी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या, मतलब गवर्नमेंट क्या देती है? जैसे अगर मान के चलिए आप गवर्नमेंट को 1 लाख रुपया दे रहे हैं कि चलिए मैं गवर्नमेंट को 1 लाख, तो उसके बदले में कुछ तो देना चाहिए ना, मतलब पेपर होता है या लीगल। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट एक लीगल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, एक लीगल सर्टिफिकेट होता है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना, इंटरेस्ट रेट पेमेंट है। और ये क्या करती है, ये आपको एक प्रॉमिस करती है कि IOU लिखकर, जिसमें कि आप लोगों को दिया जाएगा इतना इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी में। ठीक है, समझ में आ गया कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड एक सरकार एक लीगल सर्टिफिकेट इशू करती है और जो भी खरीदते हैं तो लगभग उसको इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल मनी भी दे दिया जाता है जब मैच्योरिटी ख़त्म होती है तब। ठीक है, तो अच्छा अब एक बात बताइए, जैसे कि अगर हम लोग बैंक में जाते हैं तो जैसे अगर लोन लेने तो बैंक बोलती है कि आपके पास कुछ है रखने के लिए, मतलब कुछ गिरवी वगैरह कुछ उस टाइप का जो कि हम लोग बैंक को दे दे, जैसे ज़मीन की पेपर, तो इस तरह से जैसे हम लोग को लोन मिलता है। तो क्या अगर हम लोग को पक्का पता कैसे चलेगा कि सरकार देगी कि नहीं? क्या वो गिरवी टाइप का कुछ होता है क्या जो सरकार रख सकती है? तो नहीं दोस्तों, इसमें कोई गिरवी टाइप का नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट का सॉवरेनिटी इसका गारंटी है जो कि आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर आ रहा है कि दोस्तों अब खरीद कौन सकता है? अब ये बात है, ये बॉन्ड खरीद कौन सकता है? तो दोस्तों एक चीज़ सिर्फ मान लीजिए कि इंडिया में तो कोई भी खरीद सकता है, कि इंडिया में कोई भी चाहे इंस्टीट्यूशन भी खरीद सकता है, इंडिविजुअल भी खरीद सकता है, जैसे RBI चाहे कोई कंपनी भी खरीद सकता है, क्योंकि सरकार को सिर्फ पैसे से मतलब है। और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर भी खरीद सकता है अनटिल वो RBI का रूल बुक फॉलो करता हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब बॉन्ड तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो अच्छा एक चीज़ है, क्या सरकार हर साल बॉन्ड निकालती है? हाँ, लगभग हर साल, क्योंकि हर बार सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए। क्या क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए? जब सरकार को अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो लोन क्यों नहीं ले लेती है, बॉन्ड ही क्यों लेती है? तो देखिए दोस्तों, अगर लोन हो सकता है कि अगर लोन लेने जाएगी सरकार किसी से भी कोई भी बैंक से, इंटरनेशनल बैंक से, तो उसमें डिले प्रोसेस होता है। बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, बॉन्ड में ज़्यादा डिले नहीं होता। सरकार इशू करती है, उसके बाद जो लेना चाहते हो वो तुरंत ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, बॉन्ड क्यों हो जाता है जल्दी? क्योंकि देखिए सबको पता रहता है कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कहीं जाएगी नहीं, इसका गारंटी रहता है। ठीक है, तो बॉन्ड समझ में आ गया दोस्तों। अब आइए अब फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन समझते हैं। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन मीन्स बाइंग और सेलिंग वन कंट्रीज करेंसी इनटू एक्सचेंज फॉर अनदर कंट्रीज करेंसी। फॉरेक्स एक्सचेंज का मतलब सिंपल सा समझिए दोस्तों कि मतलब कोई ऐसा स्थिति या सिचुएशन आ गया है जिसमें एक कंट्री का पैसा दूसरे कंट्री में कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर यूएसडी से रुपी हो रहा है, ठीक है, चाहे रुपी से ये हो रहा है तो उल्टा हो गया, तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसको फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन बात है कि ये होता कैसे है, ये फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन होता कैसे? तो इसको समझने के लिए दोस्तों आपको पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई। आप लोग तो जानते ही होंगे कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है, लेकिन एक बार फिर भी बता देते हैं कि देखिए अगर डिमांड इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई कम हो जाता है, और सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है तो डिमांड कम हो जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि एक आईफोन है दोस्तों। ठीक है, एक क्या है, एक आईफोन है। ठीक,
आईफोन क्या हो रहा है, आईफोन हर साल 100 पीस बेच रहा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 100 पीस बेच रहा है। अब इसका डिमांड बढ़ गया, अब इसका जो रिक्वायरमेंट हो गया वो 500 का हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इसका डिमांड बढ़ गया लेकिन सप्लाई इसका क्या है, कम हो गया, क्योंकि 100 पीस और चाहिए कितना, 500 पीस, सप्लाई कम हो गया। तो अब इसमें मार्केट में एक चीज़ चलती है, तो अब ये 100 तो ये 500 लोगों को चाहिए। तो अब इसमें से क्या होगा, अब इन सब में से लड़ाई होगी कि ये सब चाहेंगे कि हम मुझे मिल जाए, तो ऑटोमेटिक इसका दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा पैसे देगा उसी को मिलेगा। तो अगर मान के चले, अगर आपका डिमांड बढ़ जाता है तो उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है, और डिमांड घटता है तो वैल्यू भी घट जाता है। समझ में आ गया। तो ठीक इसी तरह होता है, अगर डॉलर का डिमांड बढ़ गया, मान के चले कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि डॉलर का डिमांड बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो डॉलर का जो कीमत है वो बढ़ेगा, जैसे आप लोग देखते होंगे ना, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, और रुपये का वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो अब समझ में आ गया कि डॉलर बढ़ जाता है अगर डॉलर का डिमांड होता। मुद्दा ये है कि मुद्दा यहाँ पे क्या है, मुद्दा ये है कि डॉलर का वैल्यू बढ़ कैसे रहा है, मतलब डॉलर बढ़ क्यों रहा है। देखिए अब डॉलर बढ़ेगा कैसे, मान के चलिए अगर हम लोगों को कोई चीज़ इम्पोर्ट करनी है, ठीक है, यानी कि अगर ख़रीदनी है तो ख़रीदनी है, कैसे ख़रीदनी है, अगर हम लोग कोई चीज़ ख़रीदनी है, जैसे मान के चलिए LCD ख़रीदनी है और वो US से ख़रीदनी है, ठीक है, US से ख़रीदनी है या और कोई कंट्री से ख़रीदनी है जहाँ से डॉलर चलता है, यानी डॉलर ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को मान के चलिए 1000 करोड़, अगर हम लोग को 1000 नहीं 100 डॉलर में ले लेते हैं, ठीक है, $1 मिलियन चाहिए, 1 मिलियन, अगर हम लोग को $1 मिलियन चाहिए दोस्तों, तो हम लोग के पास डॉलर भी तो होना चाहिए ना। अगर वो ट्रांजैक्शन डॉलर में हो रहा है तो डॉलर तो हम लोग पास होना ज़रूरी है, तभी तो हम लोग ख़रीद पाएंगे वो LCD वगैरह जो भी हम लोग को ख़रीदना। इसलिए डॉलर अपने पास रहना तो बहुत ज़रूरी है। अगर डॉलर नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, तो जितना हम लोग इम्पोर्ट करेंगे, अब इम्पोर्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है। अगर उस डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा और रुपीज़ का कितना हो जाएगा, कम होते रहेगा। समझ में आ गया। तो इसी तरह डॉलर बढ़ जाता है और रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इंडिया इंपोर्ट्स मोर ऑयल, डॉलर डिमांड USD। तो अगर ज़्यादा करेगा तो 1 USD बराबर 85 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज़ है कि फिर हम लोग का डॉलर का वैल्यू मतलब डॉलर का वैल्यू कम कैसे रहता है, स्टेबल कैसे रहता है। तो देखिए उसके लिए क्या होता है ना, RBI क्या करता है, बहुत सारा डॉलर अपने पास रखता है। एक उसमें से बहुत बड़ा सप्लायर है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जैसे अब कोई फॉरेन इन्वेस्टर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो बहुत सारे लोग अगर मान के चलिए कमा रहे हैं, जो कि विदेशों में कमा रहे हैं, अगर वो इंडिया पैसा भेज रहे तो वो भी किस में भेज रहे, डॉलर में भेज रहे। तो इस तरह से हम लोग पास डॉलर रहता है, ठीक। समझ में आ गया ना कि किस तरह से रहता है। अब चलिए, अब बात है कि लेकिन RBI फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करता क्यों है। देखिए फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डॉलर नहीं होगा तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका रुपीज़ का वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरता चल जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया फॉरेक्स ट्रांजैक्शन क्या होता है और कैसे होता है। उधर बॉन्ड भी समझ में आ गया, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन भी समझ में आ गया। अब बात है कि RBI पैसा कमा कैसे रहा है। देखिए RBI तो बहुत तरीक़ा से पैसा कमा रहा है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मतलब कि जो बड़ी बड़ी चीज़ों से कैसे पैसे कमा रहा। तो पहला बात तो है कि जो बॉन्ड बताया आपको वो RBI भी ख़रीदता है, जिससे पहला बात उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट से कमा लेता है। जैसे अगर सरकार बॉन्ड निकाला तो बॉन्ड को खरीद लिया RBI और उससे इंटरेस्ट ले लिया। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन से, कि फ़ॉरेन का भी ख़रीदता है, जो कि फॉरेन करेंसी उसको भी खरीदता है, इससे भी बहुत बड़ा होता है। दूसरा बात होता है कि RBI बहुत सारा जगह में कि जैसे हम लोग FD करते हैं तो RBI इन्वेस्ट भी करता है उसी तरह। तो उससे क्या होता है कि उससे भी पैसा मिल जाता है RBI को, उससे भी पैसा अर्न करता है RBI। तीसरा में दोस्तों जैसे हम लोग को बैंक को देता है, जैसे HDFC को अगर मान के चलिए कि बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया को 100 करोड़ का लोन देना है अपने कस्टमर्स को, तो वो क्या करेगा, वो RBI से लोन लेगा, RBI उससे फिर इंटरेस्ट लेगा तो उससे भी कमाता है, ठीक है।
और फिर इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह में। तो ये सारे देख लीजिए, ये सारे किन किन चीज़ों से कमाता है, ठीक है। मेन आपको क्या याद रखना है कि जो बॉन्ड हो गया, ठीक है, जो कि फर्स्ट में बॉन्ड है, फिर दूसरा में वो ट्रांजैक्शन सेक्शन है, ठीक है। इन सारे चीज़ों से आरबीआई ज़्यादा मोटी रकम कमाता है, ठीक है। बाकी बात इन सब से भी पैसे अर्न करता है, लेकिन उतना नहीं करता, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, आरबीआई अगर पैसे कमाता है तो वो करता क्या है उन पैसों का? तो देखिए, पहला बात उसका तो वो खुद का एक्सपेंस रहता है, जैसे कि प्रिंटिंग करता है करेंसी का, ऑफिस चलता है, स्टाफ का सैलरीज रहता है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस चार्ज होता है। फिर अब क्या करता है, अब जो पैसा बच जाता है, मतलब ज़्यादा पैसा बच जाता है, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट को दे देता है। हाँ दोस्तों, जो आरबीआई पैसा बच जाता है वो गवर्नमेंट को दे देता है। जैसे 23-24 में आप लोग अगर 23-24 का डेटा निकालिएगा तो उसमें लगभग 2,10,874 करोड़ रुपया सरप्लस था, जो कि बहुत ज़्यादा था अन्य साल से। तो वो क्या किया था, गवर्नमेंट को दे दिया था, ठीक है। समझ में आ गया। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया कि बॉन्ड क्या होता है, फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन क्या होता है, आरबीआई अर्न कैसे करता है पैसा। तो अब आपको क्या करना है ना, कि अब आपको कमेंट बॉक्स नीचे जाना है और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आंसर्स मैच करना है। इसके भी लगभग 8-9 क्वेश्चन होंगे, वो कर लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसी तरह आप लोगों को करते रहना है, ठीक। चलिए।